हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बाला कुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन एंड अपटेक ऑफ मिनरल सॉल्ट्स। ठीक है, खनिज लवणों का अवशोषण एवं संवहन किस प्रकार से होता है प्लांट्स में, उसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। हमको पता है कि पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए खनिज तत्व क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। ठीक है, लेकिन ये तत्व पौधों के द्वारा उसी रूप में क्या होते हैं, अवशोषित नहीं होते हैं। ठीक है, जिस फॉर्म में ये पाए जाते हैं वातावरण में, उसी फॉर्म में प्लांट जो है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पौधे इन्हीं विभिन्न प्रकार के सॉल्ट्स के रूप में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इस प्रकार ऐसे एलिमेंट जो कि पौधों के लिए आवश्यक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आवश्यक तत्व या एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। ठीक है, इनमें से जो तत्व पौधों के द्वारा अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, इसी प्रकार से जो तत्व पौधों के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे कि आयरन, बोरान, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। ठीक है, फिर देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन, खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि या उसके सिद्धांत। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा निष्क्रिय अवशोषण या पेसिव एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है हमारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन या सक्रिय अवशोषण। ठीक है, निष्क्रिय अवशोषण में हम लोग क्या क्या देखेंगे, क्रैमर, रसेल एवं बाबर की द्रव्य प्रवाह परिकल्पना। सेकंड है विसरण सिद्धांत और थर्ड है आयन विनिमय सिद्धांत। उसमें हम लोग संपर्क विनिमय सिद्धांत और कार्बनिक अम्ल विनिमय सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा डोनर संतुलन सिद्धांत। फिर देखेंगे सक्रिय अवशोषण में वैन डेन हॉर्नेट का कैरियर सिद्धांत। नेक्स्ट है लुटगर्द एवं बर्डस्ट्राम की साइटोक्रोम पंप परिकल्पना। नेक्स्ट है बेनेट क्लार्क की परिकल्पना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं निष्क्रिय अवशोषण की प्रक्रिया, मैकेनिज्म ऑफ पैसिव एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है, इसमें खनिज लवण अवशोषित करने वाली सेल्स को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्रव्य प्रवाह परिकल्पना या मास फ्लो थ्योरी। इसको किसने दिया था, क्रैमर ने 1956 में, रसेल एवं बाबर ने 1960 में इस थ्योरी को दिया था। ठीक है, इनके अनुसार क्या होता है, ये पौधे अपनी जड़ों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन के प्रभाव में, ठीक है, जल के द्रव्यमान प्रवाह के साथ साथ खनिज अयनों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। ठीक है, लोपो सिंह की 1964 ने टमाटर के सीड्स भी, ठीक है, ऐसे टमाटर को लिया जिसमें क्या था, उसके जो ऊपर का भाग था वो नहीं था। पौधे पर कार्य करते समय पाया कि वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है उसमें क्या हो जाता है, वृद्धि होने पर, ठीक है, खनिज लवणों के अवशोषण की दर में भी क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। ठीक है, जल के द्रव्यमान प्रवाह के साथ कुछ जो आयन जड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन जो इस नियम को अभी के जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या किया है, स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, ये हमारा क्या था, द्रव्य प्रवाह परिकल्पना थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफ्यूजन हाइपोथेसिस या विसरण सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है, रूट की सेल्स की वॉल पूर्ण रूप से क्या होते हैं, परमिएबल होते हैं। ठीक है, मिट्टी में घुले हुए सॉल्ट्स के आयन सांद्रण प्रवणता के आधार पर मिट्टी से जड़ की सेल्स में डिफ्यूज होते रहते हैं। ठीक है, यह अवशोषण लगातार होता ही रहता है। प्रायः यह देखा गया है कि जब जड़ों को कम सांद्रता वाले घोल में रखकर फिर अधिक सांद्रता वाले घोल में रखा जाता है तो क्या होता है,
खनिज लवण का अवशोषण अधिक तीव्रता से होने लगता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे लागू होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, डिफ्यूज़न हाइपोथेसिस या विसरण सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं आयन विनिमय सिद्धांत या आयन एक्सचेंज थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, पौधे खनिज तत्वों का अवशोषण उनके आयन्स के रूप में करते हैं। ठीक है, ये आयन्स या तो धनावेशित होंगे अथवा ऋणावेशित हो सकते हैं। ठीक है, सेल्स के अंदर उपस्थित केटायन और एनायन बाहरी विलयन में उपस्थित एनायन अथवा केटायन के द्वारा क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार की क्रिया सॉइल के सॉल्यूशन एवं क्ले मिसेल्स के मध्य होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देख सकते हैं, बाहर मिट्टी के घोल में उपस्थित केटायन जड़ की सेल्स पर आधारित H+ आयनों से क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसी प्रकार एन आयन का विनिमय OH- आयनों से हो सकता है। ठीक है, इसको फिर दो सिद्धांत दिए गए हैं इस क्रियाविधि के। फर्स्ट है हमारा संपर्क विनिमय सिद्धांत और दूसरा है कार्बोनिल अम्ल विनिमय सिद्धांत। ठीक है, देखते हैं हम लोग संपर्क विनिमय सिद्धांत या कॉन्टैक्ट एक्सचेंज क्या होता है। इस सिद्धांत को किसने दिया था, जेनी एवं ओवर स्ट्रीट ने 1951 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या बताया, कोई आयन किसी ठोस कण, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिकली रूप से क्या होते हैं, एब्सॉर्ब रहते हैं। ठीक है, तथा ये ठोस कण से दृढ़तापूर्वक बंधे नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, कैसे होते हैं ये जो ठोस पार्टिकल होते हैं या सॉलिड कण होते हैं, वो कैसे होते हैं, टाइटली जो है वो बंधे नहीं होते हैं। ठीक है, बल्कि एक निश्चित दोलन आयतन में क्या करते हैं, दोलन करते रहते हैं। अर्थात यहाँ पर रूट और सॉइल के कण पर स्थित जो कैटायन और एनायन होते हैं वो एक निश्चित आयतन में दोलन करते रहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, रूट की सेल्स में H+ आयन तथा सॉइल के कणों पर क्या होते हैं, K+ आयन एब्सॉर्ब रहते हैं। ठीक है, तथा ये दोनों आयन एक निश्चित दोलन आयतन पर क्या करते रहते हैं, दोलन करते रहते हैं। ठीक है, जब जो H+ आयन होते हैं वो H+ आयन का दोलन आयतन और जो K+ आयन है उसका दोलन आयतन क्या करते हैं, आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, तब सॉइल के कणों पर उपस्थित जो K+ आयन होते हैं और रूट पर उपस्थित जो K+ आयन है के मध्य आपस में क्या होते हैं, दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कार्बोनिल अम्ल विनिमय सिद्धांत या कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार जो मृदा विलयन रूट एवं मृदा कणों के मध्य आयनिक विनिमय के लिए माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, जो सॉइल सॉल्यूशन होते हैं और जो सॉइल पार्टिकल होते हैं जड़ों एवं जो सॉइल मृदा कणों के मध्य, ठीक है, आयनिक विनिमय के लिए एक क्या होता है, माध्यम देता है। ठीक है, जड़ों से श्वसन क्रिया के द्वारा क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो क्या होती है, मुक्त होती है, जो कि सॉइल में उपस्थित जल के साथ घुलकर क्या बनाती है, कार्बोनिल एसिड बनाता है। ठीक है, डायग्राम में दिखाया जा रहा है, जैसे कि CO2 रिलीज हुआ, उसके बाद वो H2O के साथ क्या करता है, कंबाइंड होकर H2CO3 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सॉइल में या कार्बोनिक अम्ल H+ आयन एवं बाइकार्बोनेट आयनों में वियोजित हो जाता है। फिर क्या करता है, सॉइल में ये जो H2CO3 होता है वो क्या हो जाता है, H+ और HCO3 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है,
H+ आयन मृदा कण पर उपस्थित K+ आयन से विनिमय करता है। अब क्या करेगा, जो H+ आयन है वो K+ आयन के साथ क्या करता है, एक्सचेंज करता है। ठीक है, ये K+ आयन बाइकार्बोनेट आयन HCCO3 से मिलकर क्या बनाता है, K+HCO3 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इस प्रकार पौधे की जड़ों की सतह पर K+ एवं N आयन अधिशोषित हो जाते हैं। ठीक है, ये था हमारा कार्बोनिल अम्ल विनिमय सिद्धांत। फिर देखते हैं नेक्स्ट, डोनर संतुलन सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार सेल के अंदर स्थित या अविसरणीय आयनों की सांद्रता अधिक रहती है। ये क्या बोलता है कि सेल के अंदर जो स्थिर या अविसरणीय आयन्स की सांद्रता जो है कैसी होती है, अधिक होती है। तब उन्हें संतुलित करने के लिए विपरीत आवेश वाले आयनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मतलब उसको स्थिर करने के लिए अब हमको क्या चाहिए, विपरीत आवेश वाले आयन की आवश्यकता पड़ती है। मान लो कोशिका झिल्ली के अंदर N आयन्स की एक निश्चित सांद्रता है। ठीक है, तब साम्य अवस्था स्थापित करने के लिए केटायन का सामान्य विनिमय से अधिक मात्रा में अवशोषण हो जाता है। इसलिए कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित विलयन में केटायनों की सांद्रता बाह्य विलयन की अपेक्षा क्या हो जाती है, अधिक होती है। ठीक है, मान लो सेल मेम्ब्रेन के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बड़े आकार वाले N आयन उपस्थित हैं। ठीक है, जो कि कोशिका झिल्ली को पार करने में क्या है, असमर्थ होते हैं। ये N आयन बाहरी विलयन से केटायन के प्रवेश करने से संतुलित रहते हैं। ठीक है, बाहरी विलयन में उपस्थित N आयनों का सेल के अंदर प्रवेश डिफ्यूजन ग्रेडियंट के कारण होता है। किसके कारण होता है, विसरण प्रवणता के। इस प्रकार क्या होते हैं, जो N आयन अपने बराबर आवेश वाले केटायन के साथ सेल के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन को ऐसे खोल में जिसमें केटायन एवं N आयन, ठीक है, K+ और क्लोरीन उपस्थित में रख दें। ठीक है, जिनके प्रति उपर्युक्त कला पारगम्य हो, तो हम प्रेक्षित करेंगे कि इस कला के द्वारा दोनों प्रकार के आयन भीतर की ओर विसरित होने प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि संतुलन स्थापित नहीं हो जाता है। ठीक है, इस संतुलन को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक केटायंस भीतर की ओर जाते हैं और भीतर स्थित स्थिर आयन्स को संतुलित करते हैं। ऐसे डोनर संतुलन सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया में आयन्स सांद्रता प्रवणता के विपरीत इकट्ठे होने लगते हैं। अगर कला स्थिर केटायन के लिए इम्परमीबल हो, तब ऐसी स्थिति में बाहर स्थित N आयन सेल के अंदर प्रवेश करके वहां पर आयनिक संतुलन स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, निष्क्रिय अवशोषण विधियाँ। ठीक है, अब देखते हैं सक्रिय अवशोषण विधियाँ। सेकेंड है सक्रिय अवशोषण की प्रक्रिया या मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सक्रिय अवशोषण की प्रक्रिया की व्याख्या वैन डेन हॉर्नेट ने 1937 में किया था। पहली बार कैरियर कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन कर आयन्स के सक्रिय अवशोषण में वाहक यौगिकों की भूमिका को क्या किया था, इन्होंने वर्णन किया था। सैद्धांतिक रूप से इस सिद्धांत में वैन डेन हॉर्नेट का मानना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्वतंत्र आयन्स के प्रति क्या होते हैं, इम्परमीबल होते हैं, परंतु कुछ यौगिक जो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में विद्यमान होते हैं पहले से, ठीक है,
उनके लिए वह क्या करता है, एक कैरियर की भांति काम करता है। ठीक है, और आयंस के साथ संयोजन कर कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, बनाता है। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दूसरी ओर जा सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतरी सतह पर यह कॉम्प्लेक्स वियोजित होकर आयंस को सेल के अंदर विमुक्त कर देते हैं। ठीक है, जबकि कैरियर फिर से मेम्ब्रेन के बाहरी सतह पर पहुंच जाती है ताकि फिर से स्वतंत्र आयंस को वाहक बनाकर लाने की क्रिया संपादित कर सके। डायग्राम में दिखाया जा रहा है जैसे कि आउटर सरफेस में क्या प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है, कैरियर कंपाउंड। ठीक है, वो आयंस और कैरियर कंपाउंड दोनों मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स। फिर वो दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इनर सरफेस अंदर की ओर क्या हो जाते हैं, जो आयंस होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्टिव ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू कैरियर कॉन्सेप्ट। फिर देखते हैं सक्रिय खनिज लवण अवशोषण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स। सबसे पहले इसमें है साइटोक्रोम पंप परिकल्पना, साइटोक्रोम पंप हाइपोथेसिस। लूनगर्द एवं बास्ट्रॉम ने 1933 में इसको दिया था। जब किसी पौधे को जल से लवण के विलयन में स्थानांतरित किया जाता है तब उसमें श्वसन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, उन्होंने बताया कि इन आयन के अवशोषण का संबंध श्वसन क्रिया से होता है, जिसके अवशोषण के कारण ही श्वसन की दर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, सॉल्ट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब अपनी परिकल्पना के आधार पर इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला, जैसे कि केवल एनायन ही सेल मेम्ब्रेन के आर पार सक्रिय रूप से स्थानांतरित किए जाते हैं। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन की आउटर एवं इनर सरफेस में ऑक्सीजन प्रवणता के कारण क्रमशः ऑक्सीकरण एवं अपचयन की क्रिया होती रहती है। ठीक है, सॉल्ट रेस्पिरेशन एवं आयन एब्जॉर्प्शन दोनों ही क्रियाएं साइनाइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अतः यहाँ पर एनायंस का अवशोषण साइटोक्रोम पंप के द्वारा होता है, जहाँ पर साइटोक्रोम एक क्या होता है, वाहक की भांति काम करता है। ठीक है, लोडबर्ग के अनुसार जो भी क्रियाएं मेम्ब्रेन की आंतरिक सतह पर उपस्थित डिहाइड्रोजिनेज के कारण होता है। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के कारण ही जो भी प्रक्रियाएं हैं वो कंप्लीट होती हैं। डिहाइड्रोजिनेज क्रियाओं के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन्स का निर्माण होता है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन श्वसन श्रृंखला या साइटोक्रोम पंप में प्रवाहित होता है, ठीक उसी समय एनायन का सेल मेम्ब्रेन की आंतरिक सतह की ओर प्रवाह भी जारी रहता है। ठीक है, चूँकि सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस में ऑक्सीकरण क्रियाएं होती हैं, अतः ऑक्सीकृत साइटोक्रोम ऑक्सीडेस एनायन को लाकर श्वसन श्रृंखला के अन्य घटकों में स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार एनायन सक्रिय रूप से साइटोक्रोम श्रृंखला के द्वारा मेम्ब्रेन की आंतरिक सतह पर पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइटोक्रोम पंप हाइपोथेसिस। इस सिद्धांत के अनुसार मेम्ब्रेन की आंतरिक सतह पर एनायंस के क्या होते हैं, लगातार अवशोषण से उसकी सांद्रता में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है, जिसके कारण उत्पन्न विद्युत प्रवणता के परिणाम स्वरूप क्या होता है, केटायन का क्या होता है, अवशोषण निष्क्रिय रूप से होता है। इस प्रकार क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर एनायन एवं केटायन के मध्य क्या होता है, साम्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है,
ये था हमारा साइटोक्रोम हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है हमारा लेसिथिन परिकल्पना या बेनेट क्लार्क हाइपोथेसिस। ठीक है, बेनेट क्लार्क 1956 के अनुसार खनिज लवण के अवशोषण में प्रयुक्त वाहक एक क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो कि फॉस्फेटाइड से क्या होती है, जुड़ी रहती है। ठीक है, उदाहरण के लिए लेसिथिन लेक को देख सकते हैं, क्योंकि लेसिथिन एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, अतः इसके साथ एनायन एवं केटायन दोनों एक साथ जुड़कर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, आयंस के स्थानांतरण के समय लेसिथिन नामक फॉस्फोलिपिड का क्या होता है, सिंथेसिस एवं हाइड्रोलिसिस एक चक्र के रूप में होता है। ठीक है, बेनेट क्लार्क के अनुसार क्या होता है, लेसिथिन में एक फॉस्फेट ग्रुप और दूसरा कॉलिन ग्रुप उपस्थित होता है। ठीक है, डायग्राम में जैसे कि दिखाया जा रहा है, जिनमें क्रमशः क्या होता है, कीटायन एवं एनायन क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। यह लेसिथिन अपने सिंथेसिस के पश्चात आयंस को मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस से लाकर इनर सरफेस पर लाते हैं, जहां पर लेसिथिनेज एंजाइम्स के द्वारा इनका क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, और केटायन एवं एनायन मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर क्या कर दिए जाते हैं, मुक्त कर दिए जाते हैं। तथा इस क्रिया में फास्फोटाइडिक एसिड व कोलिन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है या सिंथेसिस होता है। ठीक है, फॉस्फेटाइडिक एसिड एवं कोलिन एसिटिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है, एटीपी की सहायता से एसिटिल कोलिन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। यह एसिटिलिन कोलिन एस्टरेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में पुनः क्या करता है, लेसिथिन का फॉर्मेशन करता है। ये क्या होता है, एक चक्र के रूप में कंटिन्यू जो है वो चलते रहता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, लेसिथिन परिकल्पना या बेनेट क्लार्क परिकल्पना। ठीक है, ये किसमें होता है, सक्रिय खनिज अवशोषण की क्रियाविधि में संपन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खनिज लवणों के अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी। सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें आता है टेम्परेचर, लाइट, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन और इंटरेक्शन बिटवीन मिनरल सॉल्ट्स। ठीक है, उसी प्रकार से इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं ग्रोथ और एग्जिन। ठीक है, ये था।